नमस्ते बच्चों। लॉकडाउन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी अध्याय 4 उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, कक्षा 8, विषय सामाजिक विज्ञान आधुनिक भारत के अंतर्गत पिछली कक्षा में कुछ चर्चा किए थे। आज हम लोग यह देखेंगे कि उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज सभी अपने आसपास हो रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण जो पैदा हो रही समस्याओं से कितने बेचैन थे, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, थोड़ा सा जानना आवश्यक होगा कि उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज क्या है। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन हुआ, उपनिवेशवाद कहलाता है। और आदिवासी समाज उसको कहते हैं जो वन प्रांत में रहते हैं। अब इसके अंतर्गत, उपनिवेशवाद के अंतर्गत देखेंगे कि जनजातीय समूह में किस तरह से उपनिवेशवाद का प्रारंभ होता है और उनकी आजीविका पर क्या असर पड़ता है। बच्चों, आप सभी भगवान बिरसा मुंडा को जानते होंगे। भगवान की तरह लोग उन्हें याद करते हैं। बिरसा मुंडा झारखंड के सर्वाधिक प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। आदिवासियों के साथ साथ उनका उत्थान और उनके विकास पर वे अधिक जोर देते थे। जनजातीय समूह किस तरह से जीते थे। बच्चों, 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह के गतिविधियों में लीन थे, सक्रिय थे। कुछ झूम की खेती करते थे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे, कुछ जानवर पालते थे और कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। उनमें से कुछ आदिवासी झूम की खेती करते थे। बच्चों, झूम की खेती को घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की खेती एक जगह से दूसरे जगह हो जाती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जनजातीय समूह कुछ झूम की खेती करते थे, जिससे उनका फसल उगाना, जंगलों पर ही निर्भर रहते थे। और आदिवासी समाज को बेरोक आवाजाही में कोई रोक नहीं थी। कुछ शिकारी और, अब हम दूसरा बिंदु देखेंगे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बच्चों, बहुत सारे इलाके में आज भी आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करने के बाद अपना जीवन निर्वहन या जीवन यापन करते हैं। इनके परिवार जंगल में खास करके कंदमूल, फल, रस्सी और वृक्षों की छालों को जीवन यापन का एक अंग मानते हैं और वो खासकर वन्य पदार्थों के संग्रह पर
और शिकार पर आश्रित होते थे, जिनमें से खास करके उदाहरण के तौर पर बंदर, हिरन, चूहा, चमगादड़, गिलहरी इत्यादि का वो शिकार करते थे। उनकी एक खास विशेषता यह थी कि किसी भी एक स्थान पर वो नहीं रहते थे, बल्कि दूसरे जगह जगह उनका परिवर्तन होता रहता था। इनका बच्चों एक यहाँ बताना आवश्यक होगा कि इनका जो घर था, आवास, इन लोग अपने आवास को कुंबा भी कहते हैं। आदिवासी समाज यह कुंबा खास करके मूसलाधार वर्षा में भी इनके भीतर पानी नहीं टपकता था। ओडिशा के जंगलों में रहने वाले खोड़ जनजाति समुदाय के लोग रहते थे और स्थानीय बुनकरों के द्वारा बुनकर जो कारीगर को कहते हैं, वे कपड़े में रंगाई और पुताई के लिए विख्यात थे। पलाश के फूलों की जब इन्हें जरूरत होती थी, ये खोड़ समुदाय के लोगों से रहते थे। यहाँ एक और विशेषता यह है कि मुद्रा की सुविधाएं न होने के कारण वस्तु विनिमय का प्रचलन था उस समय, अर्थात हम कह सकते हैं कि अदला बदली से वे अपने कीमती उत्पादों को बदले की जरूरत होती थी। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि झारखंड में शिकारी और भोजन संग्राहकर्ता श्रेणी में बिरहोर जनजाति और आदिवासी थे। अब हम बात करते हैं कुछ जानवर पालते थे। आदिवासी समाज, बहुत सारे आदिवासी समुदाय जानवर पालकर अपने जीवन निर्वाह करते थे और चरवाहे थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। यहाँ पर खास करके उन जानवरों में पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले जो गुज्जर जनजाति हैं और आंध्र प्रदेश लंगाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड को पालते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे और अपनी मुसीबतों का सामना करते थे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। उपनिवेशवाद आदिवासी समाज में खास करके जो जनजातीय समूह थे वो एक जगह खेती नहीं करते थे, बल्कि अलग अलग जगहों पर खेती करते थे। लेकिन कुछ लोग वैसे थे जो एक जगह ही खेती करना पसंद करते थे। तीव्रतम विकास के कारण लोगों को काटकर एक जगह खेती करना। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह टिक कर खेती नहीं करते थे, बल्कि वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक जगह खेती करते थे। वनों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में, खास करके छोटा नागपुर प्रमंडल में मुंडाओं की तरह जमीन पर पूरे कबीले की जो संपत्ति होती थी, वो कुल के सभी सदस्य को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता है। अब हम बच्चों आगे की कक्षा में देखेंगे 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कैसे परिवर्तन होता है। धन्यवाद।